बेटा आज हम करेंगे जियो में चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक है हमारा भूमि उपयोग। पेज नंबर है बेटा 9। भूमि उपयोग। भूमि का प्रयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे वानिकी, कृषि, खनन, सड़क और उद्योगों की स्थापना। सामान्यतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं। यानी क्या है, जो भूमि का उपयोग बेटा वानिकी, कृषि, खनन होता है बेटा, जो ये खानों की खुदाई वगैरह की जाती है उसको खनन बोला जाता है। सड़क बनाने में, उद्योगों की स्थापना करने में भूमि का उपयोग किया जाता है। क्या आप पीटर और माम्बा के परिवारों के भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते हैं? भूमि का इस्तेमाल भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। यानी जो भूमि का इस्तेमाल है उसके भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। जैसे स्थल आकृति, जो भौतिक कारक है वो है स्थल की आकृति, यानी जो भूमि की जो स्थल की जो आकृति होती है वो जलवायु, मृदा, खनिज और जल की उपलब्धता। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और जो प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। यानी क्या है, जो मानवीय कारक है जनसंख्या और प्रौद्योगिकी, ये भी क्या है भूमि का जो उपयोग के उसके प्रतिरूप को निर्धारण करने में क्या है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ से देखिए बेटा, निजी भूमि एवं सामुदायिक भूमि के आधार पर भी भूमि को विभक्त किया जा सकता है। यानी क्या, जो निजी भूमि और सामुदायिक भूमि के आधार पर भी भूमि को बांटा जा सकता है। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है। निजी भूमि क्या होती है, जिन पर व्यक्तियों का अधिकार होता है वो होती है बेटा निजी भूमि। जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। जो सामुदायिक भूमि होती है बेटा उस पर पूरे समाज का क्या होता है, पूरे समाज का अधिकार, यानी पूरे समाज का उस पर क्या होता है स्वामित्व होता है। सामान्य रूप से इसका प्रयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे फलों, चारा, नट या औषधियाँ, बूटियों का इकट्ठा करना। इन सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति या संसाधन भी कहते हैं। यानी जो सामुदायिक भूमि होती है उसको साझा यानी सबकी संपत्ति भी या संसाधन भी कहते हैं। यानी सबकी वो संपत्ति या सबकी संपत्ति संसाधन भी है। जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, परंतु भूमि की उपलब्धता सीमित है। यानी क्या है, जो जनसंख्या निरंतर बढ़ती जा रही है और लोगों की क्या है मांग बढ़ती जा रही है, लेकिन भूमि की जो उपलब्धता है यानी जो भूमि है वो हमारे पास क्या है सीमित है। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में भिन्नता होती है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में योग्य भूमि पर कृषि विस्तार करने के लिए अधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में विस्तृत परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी जो गतिविधियों के प्रसार से निम्नीकरण, मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। भूमि संसाधन का संरक्षण। बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों की वजह से वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। इससे वे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का भय पैदा हो गया है। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को निश्चित ही रोकना चाहिए। वन रोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशक और उर्वरकों के विनियमित इस्तेमाल तथा अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य उपाय हैं। यानी क्या है बेटा, जो बढ़ती जनसंख्या के कारण क्या हो रहा है, उन लोगों की क्या मांग भी बढ़ती जा रही है। वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का क्या है बड़े पैमाने पर क्या हो रहा है, वनों का और जो कृषि योग्य भूमि है उसका बड़े पैमाने पर क्या हो रहा है विनाश हो रहा है। क्या हो रहा है, इससे क्या हो, जो प्राकृतिक संसाधन, जो भूमि जो प्राकृतिक संसाधन है इसके जो समाप्त होने का भय भी पैदा हो गया है। और विनाश का कारण क्या है बेटा, जो बढ़ती जनसंख्या है, ठीक है, इसके कारण वनों की कटाई हो रही है, जो कृषि क्षेत्र है उसका भी विनाश होता जा रहा है।
और इसको इस मतलब भूमि के यानी निम्नीकरण को रोकने के लिए इसके संरक्षण के कुछ उपाय हैं। वन रोपण करके, भूमि उद्धार कार्य करके, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों को इस्तेमाल न करके, और पशुओं का जो अतिचारण है उस पर रोक लगाकर भूमि संरक्षण किया जा सकता है। ये देखिए बेटा, भूस्खलन। भूस्खलन को सामान्यतः सेल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के वृत्त संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी भूस्खलन क्या होता है बेटा, यानी जो सेल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के, यानी वो मिट्टी का बड़े पैमाने पर संचलन के रूप में परिभाषित, यानी बड़े पैमाने पर कहीं पे जो भूस्खलन मिट्टी है वो या मलबा है उसके गिरने के कारण वो किसी क्षेत्र को अवरुद्ध कर देती है, तो उसको क्या कहा जाता है बेटा, भूस्खलन। वे प्राय बाढ़, भूकंप और ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। अधिक समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है। यह नदी के प्रवाह को कुछ देर के लिए अवरुद्ध कर देता है। नदी अवरुद्धता के सहसा फूट पड़ने से निचली घाटियों के आवासों में भी क्या विध्वंस आ सकते हैं। यानी क्या है भाई, ये नदी के किसी मार्ग को रोक देती है, तो जो नदी का पानी वो बेटा जो उसके आसपास के जो गांव होते हैं या कोई नगरीय क्षेत्र होता है उसमें पानी फैल जाता है, और उस क्षेत्र में क्या होता है, विध्वंस फैल जाता है। जो पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है जो प्राय जीवन और संपत्ति को हानि पहुंचाती है। यानी जो पहाड़ी इलाका होता है, पहाड़ी भूभाग में क्या होता है, जो भूस्खलन का जो मुख्य है और क्या है, भूस्खलन एक मुख्य आपदा है और विस्तृत रूप से ये क्या करती है, एक फैली प्राकृतिक आपदा। इससे बहुत सारा संपत्ति को क्या होता है, हानि होती है, और ये इसके द्वारा बहुत पहाड़ी क्षेत्र में बहुत नुकसान हो जाता है। आगे देखिए, मृदा। पृथ्वी के पृष्ठभाग पर दानेदार कणों के कारण जो पतली परत मृदा कहलाती है। यानी जो पृथ्वी के जो पृष्ठ यानी सबसे जो ऊपरी भाग होता है, जो दानेदार कणों के आवरण की जो पतली परत होती है वो मृदा कहलाती है। सथल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। यानी सथल की रूप मतलब कि बेटा जो पृथ्वी की जो आकृति होती है, कहीं पे ऊंची कहीं पे नीची, यानी सथल का जो रूप है वो क्या होता है, मृदा के प्रकार को निर्धारित करता है। और कहीं पे जो ऊंचा नीची है, कहीं पे पानी अधिक है, कहीं पे पानी कम है, नदी घाटियों की मृदा या फिर रेगिस्तान की मृदा, मतलब जो ये क्या है, ये जो सथल है वो मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिज, जैव पदार्थों तथा भूमि पर मिलने वाले खनिजों से होता है। यानी जो मृदा का निर्माण क्या होता है, जो चट्टानों से प्राप्त खनिज, जैव पदार्थ और भूमि पर मिलने वाले जो खनिजों से होता है, ये अपक्षय प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। जैव पदार्थ और खनिजों का भी सही मिश्रण मृदा में उपजाऊ बनाता है। ये देखिए, जो सबसे ऊपर वाली परत होती मृदा की वो होती है वनस्पति और ह्यूमस के साथ है ऊपरी मृदा। जो नीचे वाला पार्ट है गाद, बालू, कले के साथ मृदा, उपमृदा। फिर है अपक्षयित चट्टाने पदार्थ, फिर जनक चट्टाने। इसके द्वारा क्या होता है, मृदा का इनके द्वारा निर्माण होता है। सबसे पहले होती है ये नीचे, सबसे नीचे जनक चट्टाने, उसके बाद अपक्षयित चट्टाने, फिर होती गाद, बालू, कले के साथ उपमृदा। जो सबसे ऊपरी भाग होता है मृदा का वो होता है वनस्पति और ह्यूमस के साथ ऊपरी मृदा, जिसपे क्या खेती वगैरह की जाती है। जो मृदा का सबसे ऊपरी परत होती है वो बेटा उपजाऊ होती है, और अगर उस मृदा का अपरदन हो जाता है या उसका मृदा का यानी जल वगैरह के द्वारा कटाव हो जाता है तो क्या होता है, खेतों की उपजाऊ शक्ति भी कम हो जाती है। मृदा निर्माण के कारक। मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक सेल का स्वरूप एवं जलवायु कारक है। मृदा निर्माण के अन्य कारक है सथल की आकृति, जैव पदार्थों की भूमिका तथा मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय। अलग अलग जगहों पर ये भिन्न भिन्न है। यानी मृदा का निर्माण किसके द्वारा होता है बेटा, जो जनक सेल होती हैं उनके द्वारा, और वंश सथल की जो आकृति यानी जिसको ऊंचावच बोला जाता है, कहीं पे धरती ऊंची है कहीं पे नीचे, उसके द्वारा। जैव पदार्थों की भूमिका, जो जैव पदार्थ होते हैं जो मृदा में मिले होते हैं उनके द्वारा, और मृदा में जो भूमि निर्माण में जो लगा समय होता है उसके द्वारा क्या होता है, मृदा निर्माण होता है। ये मृदा निर्माण के बेटा कारक है।
मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए दो प्रमुख खतरे हैं। यानी मृदा का अपरदन और उसकी जो क्षीणता क्या है, मृदा संसाधन के लिए क्या है, दो प्रमुख खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों कारकों से मृदा का क्या होता है, निम्नीकरण हो सकता है। मानवीय कारक भी और प्राकृतिक कारक दोनों के द्वारा मृदा का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक है अतिचारण, वन उन्मूलन, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग, वर्षा, धोन, भूस्खलन और बाढ़। मृदा संरक्षण की कुछ विधियां, यानी क्या बेटा, ये जो बताई गई हैं अत्यधिक इसका कीटनाशकों का प्रयोग, वन उन्मूलन से पशुओं का अतिचारण और वर्षा, दोहन, भूस्खलन, बाढ़ आदि क्या है, मृदा के अपरदन के कारण। फिर है देखिए मृदा के संरक्षण के कार्य। मल्ब बनाना, पौधों के मध्य अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे परवाल से ढक दी जाती है, इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। यानी क्या है, मल्ब बनाने का मतलब है जो पौधों के मध्य अनावृत भूमि होती है, ठीक है, उसमें जैव पदार्थ जैसे परवाल से क्या कर दिया जाता है, उसको ढक दिया जाता है, जिससे मृदा की जो आर्द्रता यानी जो उसकी जो नमी है वो वहीं पे रुक जाती है। समोच्च रेखीय रोधिकाएं, समोच्च रेखीय रोधिकाएं होती हैं बेटा, समोच्च रेखाओं पर जो रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का प्रयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल इकट्ठा करने के लिए खाइयां बनाई जाती हैं। जो समोच्च रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं बेटा, इसको पिक में देखिए क्या बनाए जाते हैं। इसमें बेटा जो संपूर्ण खेत में कैसे किया जाता है, जैसे वो डोली वगैरह नहीं बनाते हमारी जो आम भाषा में, जो उसमें क्या संपूर्ण खेत में क्या बना दिया, डोलियां सी बना दी जाती है, उनके बीच में नालिकाएं बना दी जाती हैं। और रोधिका बनाने के लिए पत्थरों, घास और मृदा का क्या प्रयोग किया जाता है, और रोधिकाओं के जो सामने जल इकट्ठा करने के लिए उनमें खाइयां बनाई जाती हैं। फिर है चट्टान बांध, ये जल के प्रवाह को धीमा करने के लिए बनाए जाते हैं। ये नालिकाओं की रक्षा करते हैं, मृदा अक्षति को रोकते हैं। यानी फिर चट्टान बांध बनाकर भी क्या है, मृदा का संरक्षण किया जा सकता है। ये जल के प्रवाह को क्या, चट्टान बांध क्या करते हैं, जो जल का प्रवाह होता है उसको धीमा करते हैं। ये नालियों की रक्षा करते हैं, मृदा के अक्षति से जो मृदा होती है उसको जो नुकसान होता है उसको रोकते हैं। फिर वेदी का फार्म, ये तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं। वेदी का जो फार्म होते बेटा, ये तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं, जिससे कि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। यानी जो सपाट सतह यानी जो प्लेन सतह यानी प्लेन जगह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इनसे जो पृष्ठीय प्रवाह तथा मृदा अपरदन को कम हो सकता है। यानी जो इससे जो पृष्ठ का और जो मृदा का अपरदन भी, पृष्ठ का जो प्रवाह होता है वो भी कम हो जाता है, और जो मृदा अपरदन है वो भी कम हो सकता है। फिर देखिए बीज की फसल उगाना, वर्षा धोन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न समय पर अलग अलग फसलें एकांतर कटाई में उगाई जाती हैं। यानी जो वर्षा धोन से मृदा को सुरक्षित रहे, यानी वर्षा के दौरान क्या होता है बेटा, मिट्टी का कटाव होता है, उसको रोकने के लिए विभिन्न समय पर अलग अलग फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं। ठीक है, इसको बोला जाता है बीजों की फसल उगाना। फिर समोच्च रेखीय जुताई, एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए। यानी जो एक पहाड़ी का जो ढाल होता है उसमें समोच्च रेखाओं की जो समांतर जुताई, जो समोच्च यानी जो वो होती है पहाड़ी का ढाल होता है उसके जो ये रेखाएं जो समोच्च रेखाएं होती हैं, इनको बनाकर समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का काम करती है। यानी क्या है, उनके लिए जो ये समोच्च रेखाएं बनाकर जो बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का कार्य किया जाता है समोच्च रेखाओं के समोच्च रेखीय जुताई के द्वारा। फिर रक्षक मेखलाएं, सूक्ष्म प्रदेश और तटीय प्रदेशों में मृदा आवरण को बचाने के लिए पवन गति रोकने के लिए कतारों में वृक्ष लगाए जाते हैं। जो रक्षक मेखलाएं होती हैं, ये जो सूखे प्रदेश होते हैं, जो तटीय प्रदेश होते हैं, वहाँ पे मृदा को आवरण को बचाने के लिए, यानी जो मृदा का कटाव को रोकने के लिए, पवन की जो गति को रोकने के लिए कतारों में क्या वृक्ष लगाए जाते हैं, उसको कहा जाता है बेटा रक्षक मेखलाएं। ठीक है बेटा, आज हम इतना ही करेंगे।